तो अब हम लोग कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सम फंक्शंस and their graph। तो इसमें फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू x। अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है f इज फ्रॉम R to R सच दैट f(x) इज इक्वल टू x, यानी अगर इसको y मान लें तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा x। जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो इसका ग्राफ यहाँ 1 लेंगे तो 1 आएगी, 2 लेंगे 2 आएगा, 0 लेंगे 0 आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन से जाएगा और दोनों एक्सिस के ठीक बीच में 1 पे 1 पॉइंट लेके बना सकते हैं हम लोग। 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, इस तरीके से, और 0 पे 0 होगा, ओरिजिन से आएगा। और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन रेंज अभी हम लोग पढ़े थे, डोमेन होती है वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल, यानी इन्फिनिटी या इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इन्फिनिटी या इमेजिनरी का कोई चांस नहीं है, यानी डोमेन हो जाएगा R रियल नंबर। और चूंकि रेंज y और x इक्वल है, यानी रेंज और डोमेन दोनों इक्वल होंगे, तो रेंज भी हो जाएगा इसका R रियल नंबर्स। इसके बाद दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप लोग 10th में पढ़े होंगे। कोई फंक्शन है R to R और f(x) इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, और ये कांस्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k कोई रियल नंबर है लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसे होगा? तो इसको अगर y मान लें तो मान लीजिए k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी f(x) इज इक्वल टू हो गया 3, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो इस तरह का ग्राफ आप लोग 10th में ड्रा किए होंगे। y की वैल्यू कांस्टेंट है और x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ वैल्यू f(1) लेंगे तब भी 3 आएगी, f(2) लेंगे तब भी 3 आएगी, f(1) हम लेते हैं तब भी 3 आएगा, f(2) लेते हैं तब भी 3 आएगा। यानी x की कोई भी वैल्यू में y की वैल्यू 3 पे कांस्टेंट रहेगी। तो मान लो यहाँ y की वैल्यू क्या है 3, 1 2 और 3, यानी y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी ये हाइट इसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अगर माइनस होता है तो नीचे आ जाता, प्लस है तो ऊपर। तो जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, निगेटिव है तो नीचे होगा। अब यहाँ रेंज क्या हो जाएगा? रेंज अगर हम किसी चीज़ का ग्राफ ड्रा कर लिए तब तो रेंज और डोमेन निकालना और इजी होता है। अगर ग्राफ ड्रा किए हैं तो देख सकते हैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। ये पूरा इधर जाएगा इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, यानी लेफ्ट और राइट में माइनस इन्फिनिटी तक और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी और लेफ्ट और राइट में कौन सी वैल्यूज होती है x की, यानी कि डोमेन। यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर रेंज लेंगे, रेंज मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू की
अब देख सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स है, केवल 3, कहीं भी लेंगे y की वैल्यू 3 ही होगी, यानी रेंज हो जाएगा यहाँ पे 3, जो भी कांस्टेंट होगा वही आ जाएगा रेंज, केवल एक वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन एकदम 10th की तरह है, जैसे 10th में पढ़े थे पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो वहाँ हम लोग पढ़े थे अगर कोई पॉलिनॉमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू an, तो अगर यहाँ n क्या हो, ओनली होल नंबर, या हम कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अगर जो वेरिएबल की पावर है वो केवल होल नंबर आए या नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, तब ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लें, f(x) = 3x² प्लस 7x प्लस 9√x प्लस 8। अब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है या नहीं है, यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1, यहाँ स्क्वायर रूट में है जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हो गई, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 मानेंगे। तो ये हो गई पावर्स, यानी कि ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब अगर एक एग्जांपल और ले लें, px = x + 1/x, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे x पावर -1, यहाँ निगेटिव हो गया, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये भी फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं। तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो सबका ग्राफ अलग अलग टाइप का होगा, उसको पॉइंट लेके हम ड्रा कर सकते हैं। अब एक ग्राफ हम बता दे रहे हैं, अगर एक वेरिएबल में 1 डिग्री का हो और दूसरे में 2 डिग्री का हो, तो वो ग्राफ पैराबोला के शेप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको y मान रहे तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये x में 2 डिग्री का है, y में 1 डिग्री का है, इसका शेप कैसा हो जाएगा, पैराबोला। ठीक है, और इसमें अगर a > 0 है, अब पैराबोला क्या होता है पहले जान लीजिए। पैराबोला क्या होता है, ऐसा शेप जो किसी भी एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हो, किसी भी एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हो। जैसे एक ऐसे ग्राफ ड्रा कर लें और ये बीच में लाइन खींच लें, इसके दोनों तरफ अगर एक जैसा है, सिमिलर, तब हम इस कर्व को बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, इसका शेप इस तरीके का होता है, यू शेप में होता है। तो ये हमारा ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, लेफ्ट में बन सकता है और राइट में कहीं भी बन सकता है। तो अगर a > 0 है, तो अगर y 1 डिग्री में, जो 1 डिग्री में होगा उसी के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ y 1 डिग्री में, तो जो पैराबोला होगा हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी ऐसे हो सकता है, या y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, यानी अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। अगर a > 0 है तो अपवर्ड्स होगा, और a < 0 है तो डाउनवर्ड्स होगा, यानी a > 0 है तो ये होगा और a < 0 है तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है,
और यही चीज अगर ऐसे होती x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होती। ये भी क्वाड्रेटिक है, x में 1 डिग्री है, y में 2 डिग्री है। यहाँ x 1 डिग्री में है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, या x एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन होगी उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। तो यहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट साइड में होगा, और a लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट साइड में होगा। यानी a ग्रेटर देन 0 होगा तो इधर होगा ऐसे, और a लेस देन 0 होगा तो इस साइड होगा। ठीक है, तो बाकी जो भी है उनका पॉइंट लेके ग्राफ ड्रा करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैसा ग्राफ होगा। ये एक पर्टिकुलर पहचान थी इसकी, इसलिए हमने बता दिया। फोर्थ है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जैसे रेशनल नंबर हम लोग 10th में पढ़े थे। रेशनल नंबर क्या होता था? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें। p q इंटीजर होता था, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो लगभग उसी तरह ये भी है, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है px अपॉन qx के फॉर्म में है, और qx कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और px qx क्या होने चाहिए? ये बिलोंग्स टू, ये क्या होने चाहिए? पॉलिनॉमियल फंक्शन होने चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनॉमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तब ये रेशियो क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन। तो जो भी दिया होगा उसका पॉइंट x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रा कर लेंगे हम लोग। तो ग्राफ ड्रा करना 10th में पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। तो ये तीन फंक्शन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, नए भी है। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इन तीनों फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, और fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। इसमें दोनों तरफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये हो जाता है मॉडुलस। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? fx इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, इसकी वैल्यू x होगी इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस x होगी इफ x इज लेस देन 0। लेकिन इसका मतलब यही है कि कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे वो पॉजिटिव ही आएगी। कैसे? अब जैसे f ऑफ 2 निकालें हम, मतलब हो गया मॉड ऑफ 2। ठीक, अब 2 क्या है? 2 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन लेंगे fx इज इक्वल टू x। fx इज इक्वल टू क्या लेंगे? x। तो x की यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा। अब f ऑफ -2 निकालना है, यानी -2, ये कितना हो जाएगा? -2 क्या है? लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो उसके लिए मॉड x की वैल्यू क्या दी है? -x, माइनस, और x की वैल्यू क्या है? -2। तो माइनस माइनस क्या आ गया? +2। तो इस तरीके से यहाँ चाहे पॉजिटिव इनपुट डालें चाहे निगेटिव इनपुट, जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? पहले इसका ग्राफ देख लें कैसे होगा। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इसको y मांगने हैं, तो यानी y इज इक्वल टू x हुआ, दो वैल्यू हुई, y इज इक्वल टू -x। ये कब होगा? जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, -x इफ x इज
लेस देन 0। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में x ग्रेटर या 0 किधर होगा, ओरिजिन पे और उसके राइट साइड में। तो y की वैल्यू x के इक्वल होगी, यानी जो x की वैल्यू होगी वही y की होगी, यानी x1 तो y1, x2 तो y2। तो इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक, अब x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि निगेटिव में, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तब y की वैल्यू क्या होगी, -x। तो यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू माइनस रखेंगे तब भी प्लस आएगी, जैसे -1 रखें तब भी +1 आएगा, -2 रखें तो +2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव में ही जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इस इक्वल आएगी दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है। ठीक है, इधर x निगेटिव में है, इधर x पॉजिटिव में है, और दोनों के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। ठीक, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होगा, जो y = x हो गया और ये y = -x। इसको निकालना है तो माइनस वैल्यू रखेंगे x की, इसको निकालना है तो प्लस वैल्यू रखेंगे। तो इसका डोमेन और रेंज, तो हमने कहा था अगर ग्राफ ड्रा कर लिए हैं तो ग्राफ को देख के भी डायरेक्ट डोमेन और रेंज बता सकते हैं, और दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये ऐसे जा रहा है पूरा, यानी लेफ्ट में पूरा जाएगा इनफाइनाइट तक और राइट में भी इनफाइनाइट तक। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स या -∞ टू ∞, और रेंज होती है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखिए ऊपर जा रही है, 0 से स्टार्ट हुई और ऊपर कहीं तक भी जा सकती है, +∞ तक, नीचे नहीं जा सकती। यानी इसका रेंज हो गया 0 टू ∞। 0 भी हो सकता है, इसलिए 0 को क्लोज इंटरवल देंगे। ठीक, और अगर ग्राफ से ना देखें, वैसे भी देखना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं डोमेन रेंज, क्योंकि यहाँ mod x है और हम जानते हैं कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे या इन्फिनिटी या इमेजनरी आए, इसलिए डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि यहाँ देयर इज नो वैल्यू फॉर विच mod x कैन बी इमेजनरी और इन्फिनिटी। अपान में कुछ है नहीं, 1/0 आने का कोई चांस नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, इमेजनरी आने का कोई चांस नहीं है, यानी x की कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, वैल्यू ऑफ y। इन वैल्यूज को पुट करने पर जो y की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और 0 भी आ सकता है, यानी रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, 0 को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r such that fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, और -1 if x is less than 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी राइट साइड में जो fx की वैल्यू होगी 1 होगी, 0 पे 0 होगी, और x लेस देन 0 यानी लेफ्ट साइड में जब चलेंगे तो fx की वैल्यू -1 पे कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ 3 कांस्टेंट है, 1, 0 और -1। जो y की वैल्यू है या fx की वैल्यू 1 पे कांस्टेंट रहेगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी राइट साइड में y की वैल्यू 1 पे कांस्टेंट रहेगी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा 1 हाइट पे। और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बनेगा वो -1 नीचे,
और एक्स एक्सिस के पैरेलल, और 0 पे रहेगा 0। और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू mod ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, और अगर x 0 की इक्वल नहीं है यानी प्लस है या माइनस है तो यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो ऊपर वाला प्लस आएगा, दोनों सेम वैल्यू हैं तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा। जैसे 2 पुट किए तो 2/2 आए, 1 हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाला तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे मार्ड नहीं लगा है तो निगेटिव ही रहेगा। मान लीजिए -2 पुट किए तो मार्ड ऑफ -2 2 हो गया, और नीचे -2 तो क्या आएगा -1। तो इस तरह निगेटिव के लिए -1 आएगा और पॉजिटिव के लिए +1, और 0 पे 0। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का हमने बताया था, कांस्टेंट फंक्शन हो उसका ग्राफ वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। यहाँ 3 कांस्टेंट, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गई, तो ये 0 हो गया, ये मान लीजिए y की वैल्यू 1 हो गई, ये इधर हो गई -1 हो गई। तो 0 पे 0 है, ये पॉइंट मिल गया, और ग्रेटर देन 0 यानी 0 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ेंगे y की वैल्यू हो जाएगी 1। y की वैल्यू 1 यहाँ पे है लेकिन 0 पे नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं सर्कल। एक वीडियो हमने बताया था, जिस पॉइंट को नहीं लेना होता है वहाँ पे सर्कल बनाते हैं, क्योंकि अगर x 0 पे y 1 आया तो पॉइंट होगा 0,1, लेकिन 0 पे 1 नहीं है, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो यहाँ पे सर्किल बनाएंगे और फिर 1 पे y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से जब निगेटिव में जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू -1 पे कांस्टेंट हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट में बढ़ेंगे निगेटिव में, x की वैल्यू निगेटिव में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू -1 पे कांस्टेंट रहेगी, लेकिन 0 पे -1 नहीं है, इसलिए यहाँ भी सर्कल बना देंगे। x 0 पे y -1 नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को नहीं लेना है, यहाँ सर्कल कर देंगे। ठीक, इसका डोमेन और रेंज बहुत आसान है, ग्राफ देख के भी हम देख सकते हैं। x की वैल्यू इधर और इधर कहीं तक जा सकती है, यानी ऑल रियल नंबर। और यहाँ से भी देख सकते हैं, फंक्शन में कोई भी रियल वैल्यू x की पुट करें तो यही 3 कांस्टेंट आएंगे, यानी इन्फिनिटी या इमेजिनरी आने का कोई चांस नहीं है। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या हो जाएगा? अब रेंज यानी वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू यही 3 आएंगे, 1, 0 और -1। ठीक है, तो 3 ही पॉइंट हैं, इसलिए इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका डोमेन रेंज हो गया और इसका ग्राफ भी हो गया। अब लास्ट बचा है, लास्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो f इज फ्रॉम R to R और fx इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से बॉक्स में लिखते हैं, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, जो ग्रेटेस्ट हो और क्या हो, इंटीजर। ग्रेटेस्ट हो और इंटीजर हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो, x से बड़ा ना हो। तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर
नॉट एक्सीडिंग x। कौन सी वैल्यू लेंगे? बड़े से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो, x से ग्रेटर ना हो। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इससे जस्ट पहले जो इंटीजर होगा, अगर ये इंटीजर है तब तो इंटीजर ही लेंगे, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट पहले जो इंटीजर होगा, सबसे बड़ा इंटीजर, उसी को लेंगे। यानी ऐसा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम ले लें f(1), तो ये 1 होगा। ये चूंकि 1 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन अगर 1.2 ले लें, ये हुआ 1.2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको नंबर लाइन समझेंगे, नंबर लाइन ड्रा करके तो और समझ में आएगा। अब 1.2 क्या होगा? 1 से 2 के बीच में होगा, यहीं कहीं होगा। 1.2 यहाँ कहीं होगा, 1 और 2 के बीच में। तो इसके जस्ट पहले जो इंटीजर है क्या है? 1। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर लेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे बड़ा नहीं है। इस तरीके से अब कुछ भी ले 1 से 2 के बीच में, f(1.3) लेंगे तब भी 1 आएगा। f(1.7) ले लें तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1.7 भी 1 और 2 के बीच में होगा। और चूंकि ये इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट पहले सबसे बड़ा इंटीजर होगा 1। तो इसी तरीके से 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 2 आएगा। f(2.3) ये भी 2 आएगा। f(2.7) ये भी 2 आएगा। तो 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन जब 3 लेंगे तो 3 ही आएगा, इंटीजर पे इंटीजर ही आएगा। अब माइनस में लें, माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो f(-1.5) जैसे लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर -1 लेंगे तब तो -1 ही आएगा। मान लीजिए -1.5 लीजिए, तो क्या आएगा? -1.5 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। -1 और -2 के बीच में। तो यहाँ भी हम जस्ट पहले वाला ही लेंगे, लेफ्ट वाला ही इंटीजर लेंगे। जैसे यहाँ लेते थे लेफ्ट में जो इंटीजर है, यहाँ भी लेफ्ट में लेंगे। -1.5 है तो उसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है? जस्ट पहले -2। तो इस तरह -1 और -2 के बीच कोई भी इंटीजर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखने पे वैल्यू क्या आएगी? -2। इन दोनों के बीच में होगा तो -3। तो अब क्लियर हो गया होगा इसकी वैल्यू। अब इसका ग्राफ, मान लीजिए x एक्सिस हो गई है, y एक्सिस हो गई, तो 0 1 2 3 इस तरीके से बना लें। 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इसी तरीके से नीचे। ठीक है, अब जैसे हम लोग अभी देखे थे उसको फिर से रिपीट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। यहाँ बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है? 0, और 0 पे भी 0 आएगा। यानी 0 से और 1 के जस्ट पहले तक जो वैल्यू y की हमारी रहेगी, फंक्शन को y मान रहे हैं, यानी y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। x y में ग्राफ ड्रा करना है
तो 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ y की वैल्यू हमको 0 ही मिलेगी, यानी ये x एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा यही x एक्सिस पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये जंप कर जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे ये पॉइंट हमको नहीं लेना है, इसलिए यहाँ क्या बना देंगे सर्कल। ये पॉइंट हमको नहीं लेना है क्योंकि 1 पे उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 हो जाएगी, जंप कर जाएगा, 1 पे 1 होगी। यहाँ डार्क ले सकते हैं, यहाँ भी डार्क ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 1 पे 1 है। लेकिन जैसे ही 1 के आगे बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, y की वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी कि 1 की हाइट पे जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। 1.1 की भी वैल्यू 1 आएगी, 1.2 की भी, 1.3 की, इस तरीके से 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो y की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी, यानी ये 1 हाइट पे ये इसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू 2 आएगी, 2 पे फिर 2 हो जाएगा, यानी 2 पे 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ सर्किल बनाएंगे, 2 पे 2 हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब फिर 2 से 3 के बीच जो y की वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, सॉरी 2 ही रहेगी, यानी 2 के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे। फिर जैसे 3 होगा वो 3 पे भाग जाएगा, यानी 3 पे 2 नहीं होगा, इसलिए यहाँ सर्किल बनाएंगे। फिर यहाँ 3 पे यहाँ इस तरीके से बनता जाएगा। इसी तरीके से निगेटिव में -1 पे -1 होगा, लेकिन -1 से जैसे ही इधर आगे बढ़ेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y की वैल्यू हो जाएगी -2। और 0 से -1 के बीच क्या रहेगी -1, तो 0 से -1 के बीच -1 पे रहेगी, यानी ये 0 से -1 के बीच 1 रहेगी, -1 रहेगी, तो यहाँ पे करेंगे और ये पॉइंट हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही हम लोग -1 के आगे बढ़ेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यानी y की वैल्यू -2 हो जाएगी, ये इस तरीके। फिर -2 पे -2 है, लेकिन -2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हो जाएगी -3। तो इसका इस तरीके से सीढ़ी नुमा ग्राफ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 0 से 1 0 ही रहेगा, तो 0 से 1 के बीच 0 y की वैल्यू यानी x एक्सिस पे ही रहेगा ग्राफ, और 1 पे 1 हो जाएगा, यानी 1 पे 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ सर्किल बना है, 1 पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ डॉट बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 के आगे बढ़ेंगे 1 पॉइंट समथिंग, तब भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 से 2 के बीच, इसलिए 1 हाइट पे ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। फिर 2 पे पहुंच जाएगा, 2 पे कूद के, जैसे ही 2 हुआ ये 2 पहुंच गया, और फिर 2 से 3 के बीच भी 2 ही रहेगा, 2 पे कांस्टेंट रहेगा। फिर 3 पे 3 हो गया, और 3 और 4 के बीच 3 ही बना रहेगा। इसी तरीके से निगेटिव में देख लेंगे। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसमें डोमेन और रेंज ग्राफ देख के भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डोमेन क्या होगा, एक तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू हम इधर भी ले रहे हैं पूरा इनफाइनाइट तक, इधर भी -इनफाइनाइट तक, यानी डोमेन हो गया -∞ to ∞ या ऑल रियल नंबर। और जैसे मेथड बताए थे उससे भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यह इन्फिनिटी या इमेजनरी नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू के लिए,
यानी x की सभी वैल्यूज हम ले सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स कैन बी टेकन, फॉर एवरी रियल नंबर y इज डिफाइंड। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी इसकी? अब रेंज में देखो x की वैल्यू कोई भी ले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो जो रेंज आएगा वो इंटीजर वैल्यूज ही आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी जो वैल्यू आएंगी वो इंटीजर्स ही आएंगी, यानी रेंज हो जाएगा z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका रेंज होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।